नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में रीट की वैकेंसी आ गई है और रीट की वैकेंसी में संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आपने अगर पिछले वर्ष का पेपर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा उद्देशिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उद्देशिका की सीधी लाइन उसमें आई है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो उद्देशिका पर ही बना रहा हूँ। काफी विद्यार्थियों की मांग है कि रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाए जाए। उन्हीं की मांग को देखते हुए मैं यह वीडियो आज बना रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है जय कुमार जैन। स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं उद्देशिका की, बात करते हैं हम भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किए गए। उसके बाद अलग अलग वाचन हुए, मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आया वो आया 26 नवंबर सन 1949 को। और उस दिन जो उद्देशिका हमने ग्रहण की, हमने अपनाई, उसके कुछ शब्द आपको मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग, अब अगर आपको पता हो तो रीट में पहले ही पूछा जा चुका है कि भारतीय उद्देशिका में लोग हैं, नागरिक है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए लोग है। क्या शब्द है? लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पर आज के बाद, मतलब 26 नवंबर सन 1949 के बाद विश्व के किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं रहेगा। किसी भी देश की बात मानने के लिए भारत बाध्य नहीं होगा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया हमारा हम पर अधिकार। समाजवादी, सभी समाजों को साथ में लेकर चलने वाला होगा। पंथ निरपेक्ष होगा, यहां पर कोई भी जाति धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होगा। सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। यह आप पढ़ते हैं समता के अधिकार, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में पढ़ते हैं। 14 से लेकर 18 तक यही दिया हुआ है, समता का अधिकार, उसमें पढ़ते हैं हम। लोकतांत्रिक का मतलब है ऐसा तंत्र जिसे लोगों ने लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है, किस तरीके से वो भी समझ लीजिए। भारत में जितने भी विधायक है, सांसद है, सरपंच है, उन सब का जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता उन्हें चुनती है। दूसरी बात, भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता द्वारा बनाया गया है। तो भारत का संविधान या लोकतंत्र जो है वो भारत के लिए और भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। चलिए बात करते हैं गणराज्य की। तो गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत ही या तो चुनकर जाएगा या नौकरी लगकर जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की डायरेक्ट नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। उसके समस्त नागरिकों को, मतलब भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, जम्मू कश्मीर में रहता हो, या अरुणाचल प्रदेश में रहता हो, इधर राजस्थान में रहता हो, चाहे दक्षिण में वो केरल तमिलनाडु में रहता हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहता हो, भारत के राजनीतिक भूदृश्य पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है। यहां किसी भी राज्य की कोई नागरिकता नहीं दी जाती है। भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता दी जाती है। सामाजिक, सभी समाज, आर्थिक अर्थ, भारत में
किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार है। यह नहीं है कि जैनी का बेटा ही व्यापार करेगा, हरिजन का बेटा भी व्यापार कर सकता है, ब्राह्मण का बेटा भी व्यापार कर सकता है, राजपूत का बेटा भी व्यापार कर सकता है, दलित का बेटा भी व्यापार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार अपना सकता है। राजनीतिक में यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जितनी भी सामान्य सीटें हैं उन पर, और जो भारत में जो वर्ग पिछड़े हुए थे उन वर्गों को उचित या मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई है। बाकी जो भी सीट सामान्य है उस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति संप्रदाय का चुन सकता है। न्याय, भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च है, उसके नीचे उच्च न्यायालय आते हैं, फिर जिला सत्र न्यायाधीश आते हैं, उस तरीके से पूरा सिस्टम है, एकल व्यवस्था है। विचार अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19, विश्वास, धर्म और उपासना, भारत में जितने भी धर्म हैं उनको अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी उपासना यानी कि भगवान की उपासना करने का अधिकार दिया गया है। हिंदू मंदिर में जाकर आराधना कर सकते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाकर आराधना कर सकते हैं, धर्म स्थलों का निर्माण किया जा सकता है। इतनी स्वतंत्रता भारत में दी गई है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब आप देखेंगे अवसर की समानता, तो अब आप कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे 16 में। कोई भी नौकरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह 16 में दिया गया है। तो अवसर की समानता है, सभी व्यक्तियों को बराबर अवसर दिया जाएगा। फिर आगे आ गया व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए भारत के लोगों ने इस उद्देशिका को 26 नवंबर सन 1949 को आत्मसात किया था। यह आपको ध्यान रखना है। हमारी उद्देशिका में क्या क्या शब्द लिखा हुआ है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आ चुका है अब तक कई बार एग्जामों में, और यह पूछा जाएगा। अच्छा, इस 26 नवंबर 1949 को तिथि कौन सी थी, वो प्रश्न रीट में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी थी। क्या थी? मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006, विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 3 शब्द बोले मैंने, अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित, और इनको इसी क्रम में बोलेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, इसी क्रम में बोलना है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अब तक एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन आने की प्रबल संभावना है। पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 अप्रैल 1949 को लंदन में एक सम्मेलन में भारत को राष्ट्रकुल सदस्य बने रहने का वादा किया था इंग्लैंड से। आज भी भारत राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है, सदस्य है, जो ब्रिटिश काल में उस समय अंग्रेजों के अधीन थे, अब वे स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। उनका एक दल है, उनका एक संगठन है, उस संगठन का भारत सदस्य है। 27 अप्रैल सन 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, लेकिन भारत बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संविधान से अलग
किया गया वादा है। भारत के संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। इसलिए अगर यह प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा यह संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब है कि संविधान से अलग है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। अगला, हमारे संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों की बात की गई है? तो आपको याद होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में यह चीजें लिखी हुई है। भाग 4 अनुच्छेद 51 ध्यान रखेंगे। फिर बात इस उद्देशिका के बारे में 2 विचार सबसे फेमस है, वही मैं आपको बता रहा हूं। पहला विचार है डॉक्टर राधाकृष्णन का। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बेरोजगार है, मजदूरी नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं, निरंतर कचोटने वाली गरीबी के शिकार है, वे संविधान के उद्देशिका पर गर्व नहीं कर सकते। ये कहा है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, भीमराव अंबेडकर ने कहा है यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ इस उद्देशिका का टॉपिक आज पूर्ण हुआ। इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9269002988, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, उनका जवाब मैं तुरंत दूंगा। धन्यवाद।